आइए बच्चों, हम शब्द विचार के बारे में पढ़ते हैं। भाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भाषा के बाद वर्ण पर हमने ध्यान दिया। वर्ण किसे कहते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक लड़का दिख रहा है जिसका नाम सुनील है। यह शब्द अनेक वर्णों से मिलकर बना है। स जमा उ जमा न जमा ई जमा ल जमा आ, इसका एक सार्थक ध्वनि है। इसकी एक सार्थक ध्वनि है। अब हम बच्चे ये जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। शब्द के बारे में और बातें हम जान लेते हैं। शब्द एक या उससे अधिक वर्ण से बनता है। दूसरा, शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तीसरा, शब्द का रूप स्वतंत्र होता है। जैसे जा शब्द का अपना स्वतंत्र रूप है। अब हम शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्राकार के आधार पर, पांचवा अर्थ के आधार पर। सबसे पहले वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, जितना अभी तक समझाया गया वो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कार, बस, पूजा घर, पानी, लड़का। दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, खट, वानी, पटल, मकन इत्यादि। दूसरा भेद है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उसका पहला प्रकार है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे दुग्ध, अग्नि, दंत, कूप, ये संस्कृत शब्द है। इन्हें हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, आग, दांत, कुआं। तीसरा है देशज शब्द। जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, झुग्गी, दाल, लुटिया आदि। चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं, ये अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेंसिल, कालीन, स्टेशन, कोट आदि। बच्चों, आप सब इन शब्दों का प्रयोग हर जगह हर तरीके से करते रहते हैं। फिर हमारा प्रकार आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। ये 3 होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो सबसे पहले रूढ़ के बारे में जानते हैं। रूढ़ शब्द अपने में पूर्ण होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, एवं जो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे फूल, पेड़ भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। सड़क भी रूढ़ शब्द का उदाहरण माना जा सकता है। फू जमा ला बराबर फूल। तो फूल पूरे भारतवर्ष में हर प्रांत में फूल ही बोला जाता है। इसी प्रकार पुस्तक, यौगिक शब्द। जो शब्द 2 सार्थक शब्दों के योग से मिलकर बने हों और जिनके प्रत्येक खंड का अपना अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमहल अर्थात राजा का महल। राजा भी एक अलग शब्द है और महल
भी एक अलग शब्द है। दोनों शब्द को मिलाकर क्या शब्द नया बना? राजमहल, अर्थात राजा का महल। दूसरा है उदाहरण घुड़सवार, घोड़ा जमा सवार। घोड़ा भी एक अलग शब्द है और सवार भी एक अलग शब्द है। दोनों शब्दों को मिलाकर घुड़सवार शब्द बना। तीसरा है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और ये सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे घनश्याम, घन जमा श्याम। घनश्याम श्री कृष्ण को कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। ऐसे ही है नीलांबर, नीला अंबर। जो श्री कृष्ण वाला उदाहरण है वो रूढ़ हो गया क्योंकि घनश्याम श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद के बारे में जान लेते हैं। अभी तक बच्चों हम शब्द भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद के बारे में। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लड़का, यहाँ पर मैं उदाहरण दे रही हूं लड़का। और जब लड़की हो गया तो लिंग परिवर्तन के हिसाब से लड़का का लड़की हो गया। अगर हमने लड़के लिखा तो ये वचन परिवर्तन से हो गया लड़के। लड़कों के लिए लिखा तो कारक का प्रयोग करने पर लड़कों के लिए लिखा हमने। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। यानी विकारी शब्द इन चारों को लेकर बनाए जा सकते हैं। जैसे हाथी, हथनी, लिंग के अनुसार, हाथियों के लिए कारक के अनुसार। सर्वनाम मैं, हम, लिंग के लिए हमें कारक के अनुसार। विशेषण बड़ा और बड़ी, लिंग परिवर्तन के हिसाब से, बड़े कारक के अनुसार। चौथा उदाहरण है हमारा क्रिया का। हंसता और हंसती लिंग के अनुसार और हंसते कारक के अनुसार। सभी शब्दों का लिंग, वचन, कारक परिवर्तन के कारण रूप परिवर्तित हुआ है, अतः ये सारे शब्द विकारी शब्द हैं। फिर दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द का। अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत होते हैं। इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे संध्या तेज तेज चलती है, प्रतीक तेज तेज चलता है। यानी कि यहाँ पर संध्या एक लड़की है, प्रतीक एक लड़का है, लेकिन लिंग के अनुसार भी इनके क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाया गया है। अर्थात अविकारी शब्द विकारी शब्दों के विपरीत ही है और इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये अविकारी शब्द माने जाएंगे। जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, जिन शब्दों का क्रिया, संज्ञा और लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। क्रिया विशेषण शब्द संबंध बोधक
समुच्चय बोधक शब्द, जैसे क्रिया विशेषण का उदाहरण मैं पहले दिखाती हूं कि महिला धीरे धीरे चलती है। उसी के विपरीत में महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं। दोनों ही स्थितियों में धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण बताया गया है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, अर्थात वो अविकारी शब्द माना जाएगा। लिंग के अनुसार भी इस शब्द में कोई परिवर्तन इस वाक्य में नहीं दिख रहा है। दूसरा है संबंध बोधक, प्यार के मारे बुरा हाल हो गया। ठीक है, अंकित डर के मारे कांपने लगा। अब प्यार के मारे भी बुरा हाल हो गया और अंकित डर के, दोनों ही स्थितियों में ये शब्द टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह ही रहा। इसमें शब्द और वाक्य के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक शब्द, नीलू और सीमा ने फिल्म देखी, प्रतीक, चारू और संगम विद्यालय गए। इसमें इन वाक्यों में भी कोई विकार नहीं आया, तो ये अविकारी शब्द कहलाएंगे। नीलू और दो लोगों के बीच में भी और शब्द प्रयुक्त हुआ है और चार लोगों के बीच में भी और शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये अविकारी शब्द है। चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द, अरे सीमा तुम कहाँ गई थी, अरे वे सब खेल रहे हैं। दोनों ही परिस्थितियों में विस्मयादि बोधक शब्द की दोनों ही परिस्थितियों में अरे शब्द का समावेश हुआ है। एक जगह पे सीमा एक वचन है, सीमा एक लड़की है, फिर भी अरे कह के उसको संबोधित किया गया है, और वे बहुत ढेर सारे लोग हैं, तभी भी अरे शब्द प्रयुक्त हुआ है, अर्थात ये अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों का रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, अतः ये सभी अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं। पहला, पर्यायवाची शब्द। दूसरा, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, विलोम को विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तीसरा है अनेकार्थी शब्द। चौथा है वाक्यांश के लिए एक शब्द।